नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पेडागोजी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। यही क्वेश्चंस जो है सीटेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हूबहू इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए जो क्वेश्चंस के टॉपिक होंगे उनको आपको तैयार करते हुए चलना है। मैं आपको क्वेश्चंस कराते हुए मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड जो है कंप्लीट वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए होता है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। और अपने दोस्तों से जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ झटपट से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई व्यक्ति अगर किसी सांप को पकड़ लेता है या पकड़ कर रख नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ कर रख नहीं सकता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर देखिए क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके तहत जो है वन्य जीव संरक्षण के तहत जो है किसी जानवर को पकड़ना या उसे जो है पालना या उसे बेचना, ये सब जो है इसमें प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। 1972 में जो है ये जो है वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में जो है ये अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। इसे कंप्लीट रूप में याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। राजा जी जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। तो राजा जी जो है नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? तो राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के जो है किस जो है जिले में है? तो ये देहरादून जिले में है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो राजा जी नेशनल पार्क है ये किसके नाम पे रखा गया था? तो ये रखा गया राजगोपालाचारी के नाम पे, ठीक है। राजगोपालाचारी के नाम पे जो है ये राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। आज के समय में अगर हम बात करें तो टोटल 107 जो है नेशनल पार्क है और 107वें नंबर का जो नेशनल पार्क है वो है उड़ीसा का। उड़ीसा का कौन सा है? सिमलीपाल। क्या है? सिमलीपाल। याद रखना, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? उड़ीसा में। इस चीज़ को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे कहेंगे। तो कोई पौधा हो या वो जीव जंतु हो, उसकी कोई प्रजाति जो है गंभीर रूप से विलुप्त होने के खतरे पे हो या विलुप्त हो चुकी हो ऑलमोस्ट जो है, तो इसको संकटापन्न जो है प्रजातियों की श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। जैसे रेड पांडा आपने अक्सर देखा होगा, रेड पांडा जो है गायब हो गए हैं, है ना। और टाइगर्स की संख्या जो है धीरे धीरे जो है कम होती जा रही थी। अब तो लॉयंस भी देख रहे हैं आप, जो है उनकी संख्या भी कम हो रही है ना। और जो है और भी कुछ जो है प्रजातियां, जैसे जो है हिरन की जो है कुछ प्रजातियां हैं वो भी जो है संकटापन्न जो है प्रजातियों की श्रेणी में आने लग गई हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जैसे आपने अक्सर देखा सोन परी जो है, सोन चिड़िया जो होती है ना, सोन चिड़िया भी देखिए आजकल जो है नहीं मिल रही है देखने को, तो ये भी संकटापन्न प्रजातियों की श्रेणी में आ रही है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन विषय को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये एक कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बहुत रिपीट क्वेश्चन है। हर तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी भाषा बदल जाती है लेकिन इसका स्वरूप नहीं बदल सकता। मतलब प्राथमिक स्तर पर अगर हम पर्यावरण कोई किसी बच्चों को इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं या उसके संबंध में बता रहे हैं, तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि बच्चे के अंदर पर्यावरण या किसी पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों के प्रति जो है संवेदनशीलता जो है और जागरूकता जो है विकसित करना होता है। इसका मूल उद्देश्य होता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। ये लाइन अगर आप याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जो पहली बार जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं वो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक अध्यापिका, एक टीचर को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अब ऐसा क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको जो है क्या देखना है? तो एक टीचर ईवीएस की कक्षा में किन चुनौतियों का सामना करती है? तो देखिए, एक क्लासरूम जो होती है वहाँ पे बहु विविधता वाले बच्चे होते हैं, बहुभाषी होते हैं। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका पहनावा, ये सब अलग होता है, उनकी भाषा तक अलग होती है।
तो हमें पहले तो ये सांस्कृतिक आयाम भी देखने होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाओं, भाई सबकी अपनी जब अपने अपने इमोशंस हैं, है ना? इमोशंस हैं, उनको इमोशंस को व्यक्त करने का तरीका अलग है। अब जैसे कोई हरियाणवी लड़का होगा तो उसकी जो ठेठ बिल्कुल ये कर रहा है ताऊ, इस तरीके की भाषा होती है। हम एक उदाहरण के तौर पे बात कर रहे हैं, है ना? तो ऐसे बच्चे भी जब बोलेंगे ना तो उनकी भाषा इतनी क्लिष्ट होगी, उनकी भारी होगी, तो आपको लगेगा ये कैसा बदतमीज लड़का है। तो ये चीज़ें होती है। किसी और अन्य राज्य का बच्चा होगा तो उसकी भाषा अलग होगी। तो यानी कि सभी की भावनाओं का जो है हमें ध्यान रखना होगा। प्रत्येक के समुदाय और संस्कृति और जीवन शैली का ध्यान रखना होगा, है ना? ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कक्षा में अनुशासन और उसकी व्यवस्था से रिलेटेड यहाँ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, ए बी सी तीनों सही है, लेकिन यहाँ पे डी आंसर नहीं होगा। वैसे डी ऑप्शन दिया भी नहीं गया है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस की पर्यावरण की कक्षा में जो है टीचर के द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो जब टीचर के द्वारा उनके बच्चों के पेरेंट्स और उससे रिलेटेड समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का उद्देश्य ये होता है कि टीचर जो है ये जान सके कि बच्चों के जो है किस जो है मतलब ये जो परिवार है, अभिभावक है या समुदाय है, वो सांस्कृतिक और जो है सामाजिक पृष्ठभूमि जानने का अवसर मिलता है। ठीक है, इससे क्या हो जाए, जब टीचर कोई पेरेंट्स मीटिंग होती है, आप समझ लीजिए पेरेंट्स मीटिंग का इसका संबंध है पीटीएम से। अब पेरेंट्स मीटिंग में क्या होता है, जब पेरेंट्स जो है टीचर से मिलते हैं तो ये समझ जाते हैं, टीचर समझ जाता है कि देखो सारी कमी बच्चे में अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है या बच्चे में जो भी कमियां नज़र आ रही है वो पेरेंट्स की वजह से है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड है, ये पढ़ाते नहीं है, ये समय नहीं निकालते, ये दिन भर जो है करते रहते इस तरीके की। जैसे मेरी वाइफ जो है स्कूल में पढ़ाती है तो मुझे चीज़ें पता रहती है कि वो जब बताती है कि जो है स्कूल में इस तरीके के पेरेंट्स आए थे, ऐसे ऐसे हाल ऐसे ऐसे बातें करते हैं, तो ये चीज़ें समझ में आ जाती है। तो यही चीज़ें यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो अगर हम कोई भी क्लासरूम की चुनौती है ना, कोई विषय के संबंध में समस्या है, ठीक है, तो उसको किस द्वारा, तो व्याख्यान या विचार विमर्श के द्वारा करेंगे, या मुक्त जो है वाद विवाद के द्वारा, व्याख्यान एवं प्रदर्शन के द्वारा, या विचार विमर्श के बाद जो है वाद विवाद प्रतियोगिता कराएंगे। इस तरीके से कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। जिन लोगों ने आंसर डी लगाया है वो सभी सही है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहले विचार विमर्श करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम वाद विवाद कराएंगे। ठीक है, विचार विमर्श के बाद वाद विवाद, उससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि बच्चों में जो है वाद विवाद को लेकर के सहभागिता बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। जब कम्युनिकेट करेंगे तो सहभागिता जो है व्यक्त करेंगे, और जो है इनसे क्या होगा कि बच्चों के अंदर चिंतन जो है क्षमता का विकास भी होता है, सोचने की क्षमता का विकास होता है। आंसर हो गया यहाँ पे डी। पर्यावरण अध्ययन में कौन सी अधिगम की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावी है? तो अगर ईवीएस में सबसे अधिक प्रभावी प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे बच्चों को हम क्या कराएंगे, इंडोर आधारित अधिगम नहीं कराएंगे, घर में सीखने की प्रक्रिया का नहीं करेंगे सुनने वाला, यहाँ पे आउटडोर अधिगम आधारित जो है प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम बच्चों को भ्रमण प्रक्रियाओं के द्वारा सीखने का सिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम किसी पार्क में ले जा सकते हैं, या किसी जू में ले जा सकते हैं, चिड़ियाघर में ले जा सकते हैं, या किसी जो है वाटर पार्क में ले जा सकते हैं, जहाँ पे बच्चे जो है खेल खेल में जो है सीखेंगे, और जो है एंटरटेनमेंट के द्वारा जो है अपनी क्रियाओं को जो है अच्छे तरीके से जो है एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आउटडोर अधिगम आधारित अधिगम की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने पर्यावरण अध्ययन वर्ग में एक समूह जो है गतिविधि प्रारूप करते समय आप निम्न में से किस विचार को ध्यान में रखेंगे? तो समूह गतिविधि का मतलब होता है ग्रुप में एक्टिविटी कराना। तो यहाँ पे जब हम बच्चों को ग्रुप में कोई एक्टिविटी कराते हैं तो हम सबसे चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि बच्चों के हितों का जो है ध्यान रखेंगे कि ये एक्टिविटी बच्चों से रिलेटेड है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी एक्टिविटी करा देंगे। लड़कों और लड़कियों के लिए समान रूप से आग्रह करेंगे, मतलब हम समावेशी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं करेंगे, है ना, लिंग पूर्वाग्रहों को जो है दूर रखेंगे, और सभी के लिए जो है समान रूप से क्रियाएं करेंगे। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ये करेंगे लड़के ये करेंगे क्योंकि लड़कियां इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है। इस तरीके की भावना हम नहीं लेके चलेंगे। महंगी सामग्रियों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों से आग्रह करेंगे।
तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ए बी डी सही है, तो यहाँ पे ए बी और यहाँ पे डी आंसर सही है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण प्रक्रिया में फील्ड जो है ट्रिप, एजुकेशनल ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अब एजुकेशनल ट्रिप का मतलब होता है कि भैया रचनात्मक रूप से सीखना। यहाँ पे हम बच्चों को रचनात्मक रूप से सीखने का बढ़ावा देते हैं। अब रचनात्मक रूप से सीखने में मतलब स्वयं से कार्य करना, अनुभव आधारित स्वयं से करना, अनुभव के माध्यम से सीखना, ये सभी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जहाँ पे अनुभव शब्द आ जाए वहाँ पे ध्यान रखना है, बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव कराना और व्यवहारिक सीख प्रदान करना है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो सभी जो है क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उनके उत्तरों को ध्यान रखिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे अगर आपने मेरे जो है बनाए हुए पेपर्स सॉल्व कर लिए, उतना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवलोकन जो है, ऑब्जर्वेशन जो है का क्या महत्व है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना और फिर उससे सीखना। कहते हैं ना, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बे? ऐसा नहीं, अक्सर हम लोग दोस्तों से कहते हैं, दोस्तों हो या कोई भी हो, सही से ऑब्जर्व किया करो पहले चीज़ों को, मतलब किसी चीज़ को सही से देखा करो। जब किसी चीज़ को सही से देखोगे तभी तो सीखोगे, है ना? ऐसा थोड़ी ना है कि ऐसे देख लिया और फिर पूछा जाए कि क्या देखा, तो वह पता नहीं क्या देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 11वें का आंसर है बच्चों की ध्यान क्षमता का बढ़ाना। भाई जब आप कहोगे सही से ध्यान से इस चीज़ को देखो और फिर मैं बाद में आपसे पूछूंगा कि इस संबंध में आपने क्या देखा, जैसे किसी बच्चे को हम किसी पार्क में ले जाएं तो उससे ये पूछना कि आपने, बच्चों मुझे ये बताइए आपने किस किस प्रकार के फूलों को देखा, है ना? तो कोई बच्चा कहेगा मैंने रोज़ देखा, कोई बच्चा कहेगा कि मैंने जो है कमल का लोटस देखा, कोई कहेगा मैरीगोल्ड देखा। इस तरीके से होगा। या फिर हम किसी जू में लेके जाएं, चिड़ियाघर में ले जाएं, तो उससे पूछें कि आप सभी लोगों ने क्या क्या अवलोकन किया, मतलब क्या क्या देखा। तो कोई कहेगा कि मैंने शेर देखा, तो कोई टाइगर, तो कोई एलिफेंट, तो कोई हाथी, तो कोई चींटी कहेगा, तो कोई बिल्ली कहेगा। इस तरीके की चीज़ें। तो बच्चों की ध्यान क्षमता को बढ़ावा मिलता है और वास्तविक परिस्थितियों को समझने में जो है उनकी क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। बाकी यहाँ पे प्रयोगशाला में काम करने की आदत डालना, मूल्यांकन को सरल बनाना और केवल अंक प्राप्त करने का साधन बनाना, ये नहीं होगा। आंसर हो गया ऑप्शन बी। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, कहानी और जो कविताएं होती हैं वो रोचक होती हैं। क्या होती हैं? रोचक होती हैं। और रोचक होती हैं, इंटरेस्ट होता है इनमें, बच्चों के सीखने की क्षमता, रोचक चीज़ें होंगी तो बच्चों के सीखने जुड़ने की क्षमता बढ़ेगी। भाई उस टॉपिक से जुड़ जाएगा बच्चा, उसमें इंटरेस्ट लेगा, तो जब वो इंटरेस्ट लेगा तो उसकी सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये जो होता है सीखने की क्षमता में। अब फिर कहानियों के माध्यम से क्या होता है, बच्चों में कल्पनाशीलता का डेवलपमेंट होता है। रचनात्मक क्षमता मतलब यहाँ पे वो कहानी को सुनेगा, फिर उन्हीं कहानियों के बनाए हुए पात्रों को अपनी भाषा में बताने का प्रयास करेगा। रचनात्मक क्षमता फिर हो सकता है कि कुछ कहानी ऐसी होंगी जो एक्टिविटी से रिलेटेड हो सकती है, तो उसको करने का भी प्रयास करेगा। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण मैं देता हूँ। मेरे घर के बगल में एक बच्चा है, वो उससे मैंने एक दिन जो है, उसने कहा मुझे जो है कहानी सुनाओ, तो मैंने उसको कौवा और मटके वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें कौवा, प्यासा कौवा होता है और मटके में पानी थोड़ा कम होता है, और वो उस तरीके से। तो मैंने उसको फिर क्या किया, इस तरीके से मैंने बताया। और फिर मैंने क्या किया कि उसको जो है एक डेमो भी दिया। एक गिलास में मैंने पानी रखा, गिलास में पानी कम था, मैंने कहा उंगली डालो, तो इस तरीके से मैंने एक्टिविटी कराई। फिर उसके ऊपर मैंने खूब सारी चीज़ें डाली, है ना? वो पानी का स्तर ऊपर आ गया, इससे उसने वो चीज़ें सीखी। तो यही होता है रचनात्मक क्षमता। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्या आपने कभी अपने घर या स्कूल के आसपास ऐसे जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, उनके नाम नोटबुक में लिखना है और इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रिया कौशल का मूल्यांकन किया जा रहा है? अब यहाँ पे देखिए, अपने आसपास के छोटे बच्चों को देखना है, मतलब अवलोकन करना है और फिर उसकी रिकॉर्डिंग करना है। आंसर हो गया, सिंपल सा है भाई। अवलोकन का मतलब होता है जो देखना, देख कर सीखना। देखना सरसरी निगाह से नहीं, ध्यान पूर्वक देखना। और देखने से क्या होगा, आपका जो है एक तो रचनात्मक क्षमता बढ़ती है। भाई देखोगे, समझोगे, उससे चिंतन क्षमता बढ़ेगी, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं। तो और फिर उसके नोटबुक में लिखने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गया। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने बहुत कराए हैं। एनिमल वाला टॉपिक कराया है मैंने, जहां पे सब कुछ दिया है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं ना, देखिए मैं एक बार चीज़ में बताता हूँ कि कई बार बच्चों को ये बात बिलीव ही नहीं करते कि ये भी आएगा क्या सर, ये भी आएगा। अरे भैया मेरे, वो एक सिंगल टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको जो भी सीटेट में संदर्भ में यहाँ पे जो भी टॉपिक्स अपलोड किए जा रहे हैं, उसको भली भांति अच्छे मन से पढ़ाई कीजिए, उसको नोट करिए। अगर नहीं आया तो फिर भी नॉलेज तो हो रही है। अब मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ भाई, मैं तो 30 में 30 लाने की बात कर रहा हूँ, और ला सकते हो जब तभी लाओगे जब तुम सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ोगे A to Z। अगर तुमको ये पता चल गया कि इन 10 सालों में सिर्फ एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आया, फिर भी मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा, तब आप जाकर के 30 में 30 जो है लाएंगे। अगर आपने सोचा कि ये टॉपिक तो 10 सालों में एक बार आया है और आपने छोड़ दिया, तो फिर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि वो अगले बार फिर से दोबारा रिपीट आ जाए उस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एनिमल का टॉपिक आता ही है, क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे देखिए अभिकथन दिया गया है, हाथियों के झुंड केवल हथनियों और बच्चे ही होते हैं। हाथी जो है 14 से 15 वर्ष बाद झुंड छोड़कर चले जाते हैं और अकेले रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, और यहाँ पे सही व्याख्या भी कर रहा है। यहाँ पे यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाथी के संबंध में हर एक चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा कि हाथी कितना किलो खाना खाता है ना, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज रहती हैं, सब कुछ आपको देखना होगा। आप मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए, रचनावादी कक्षा का मतलब होता है जहां पे करके सीखना वाला मामला है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम होती है इसी तरीके की होती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं। बच्चे अवधारणाओं के बीच नई कहानियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख रहे हैं और अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। यहाँ पे जो आंसर गलत है वो है ऑप्शन ए। यहाँ पे गलत होगा। बाकी सभी जो है रचनावादी कक्षा में क्रियाएं हो रही हैं, जो ए वाली क्रिया है वो नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। चूहों द्वारा फैलने वाला रोग क्या है। देखिए, रोग के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी एक डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बना रखा है, टॉपिक बना रखा है, कि ताकि जो भी जितनी भी डिजीजेस हैं वो सभी एग्जाम में आपको, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो वो सभी कवर हो जाए। फिर भी जो है चीज़ें अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो यहाँ पे जो प्लेग होता है वो चूहों के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो सकता है, लेकिन कई बार जो है आपसे पूछेगा कि चेचक जो है इसका टीका कौन सा है, या चेचक फैलने वाला रोग है, इस बहुत संबंध में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सीटेट में। आप जाकर के चेक कर लीजिए। अब ये कितना क्वेश्चन सिंपल सा है, रोग से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे कथन दिया गया है, एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, जिनमें फुर्ती भी कम होती है। एनीमिया मतलब खून की कमी। शरीर में खून की कमी हो जाने से बच्चे ठीक से नहीं बढ़ेंगे। भाई जब खून कम होगा तब क्यों बढ़ेंगे, और फुर्ती भी कम होगी। एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर डालता है। अगर एनीमिया की शिकायत है तो बच्चे की शारीरिक तंदुरुस्ती जो है कम होगी। यही चीज़ बात यहाँ पे ऊपर भी कही गई, तो दोनों ही यहाँ पे सही दिख रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। अब देखिए 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन जो है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोटिवेशन क्या होता है, एक बाहर से दी गई ऊर्जा होती है जो आपके सीखने की क्षमता को बढ़ा देती है। भाई आपको मैं मोटिवेट करूं तो आपकी क्षमता बढ़ जाती है, एकदम से आप मोटिवेट होते हैं और जो है आप अपने काम में लग जाते हैं। तो बाहर से दी गई एक ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यही होता है आंसर 18वें का ए आंसर सही होगा, ठीक है। इंटरेस्ट को बढ़ाती है, ना कि स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, और बाकी चीज़ें यहाँ पे नहीं होगा। बाकी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में मूल्यांकन जो होता है, असेसमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो भाई असेसमेंट क्यों कराया जाता है,
तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य यही होता है, सबसे ज़्यादा रचनात्मक मूल्यांकन होता है बच्चों का। स्कूल में आपने देखा होगा कि कई बार अगर आप में से बच्चों का जो है बच्चे पढ़ रहे होंगे स्कूल में बहुत सारे, है ना, तो इसमें क्या होता है कि कई बार वो जो सिलेबस देते हैं या टेस्ट देते हैं कि भैया यूनिट टेस्ट होने वाला है या हाफ ईयरली टेस्ट होता है, तो वहाँ ये नहीं लिखते, वहाँ पे लिखते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और वहाँ पे लिखेंगे पहला फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसका मतलब होता है बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन के ये पैमाने हैं, मतलब ये सिलेबस है उसको तैयार कर लीजिए। तो ये होता है सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना और बच्चों की प्रगति को समझना कि भैया बच्चे में क्या कमी है, इसको जानना, उसको निदान करना, इसका मूल उद्देश्य होता है। यहाँ पे केवल बच्चों की कमियां बताना नहीं होता है, इसमें बच्चों की कमियों को समझना होता है और उनमें सुधार करना होता है। डराना नहीं होता, रिपोर्ट कार्ड बनाना नहीं होता, केवल एवल वाला तो तुरंत ही काट दिया करना। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में बाल केंद्रित कक्षा का मतलब होता है जहाँ पे बच्चे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है केंद्र में होती हैं, बच्चों के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है ना, बच्चों से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ कराई जाती है इस तरीके की जो है बाल केंद्रित कक्षा में। तो निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती हुई दिखाई दे रही है? तो यहाँ पे 20वें का जो आंसर होगा वो देखिए, बच्चे जो है कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल अच्छी बात है। इससे क्या होता है, बच्चों जब अपने अनुभव बांटते हैं दूसरों से, तो उनके अंदर जो है एक तो सीखने की क्षमता बढ़ती है, वोकैब भाषा की क्षमता बढ़ती है, एक साथ जो है सहभागिता की बढ़ावा मिलती है। भाई मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हारे प्रश्न लूंगा, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैं उससे कुछ पूछूंगा तो वो मेरे से प्रश्न का उत्तर देगा। इस तरीके से एक्टिविटी होती है, तो अनुभव बांटने में मदद करती है। बच्चे कक्षा में टीचर को सुनते हुए दिखाई देंगे। तो बाल केंद्रित कक्षा में जो सुनते हुए दिखाई देंगे, ये तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पे कट कर देंगे। बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर के कार्य करते हुए दिखाएंगे, बिल्कुल सही बात है। बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा। तो यहाँ पे आंसर जो गलत हो रहा है सबसे कम, वो है ऑप्शन बी। ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो उसको मुझे आप कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड आपको फिर से दोबारा क्वेश्चंस को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है। याद रखिएगा, आप हमें कमेंट करिए, मैं हर बच्चे के कमेंट का जवाब देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक जो है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है। मतलब अगर एक बच्चा कोई इस तरीके की एक्टिविटीज़, कुछ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो टीचर के तौर पे आप समझ जाते हैं कि ये एक तनाव में है बच्चा। तो आक्रामक व्यवहार, सीखने में गलतियां, देखिए जब बच्चा सीखने में गलतियां करता है तो वो सीखने में गलतियां उसके तनावग्रस्त होने की पहचान नहीं है ना, उसके सीखने में त्रुटियां जो है उसकी सीखने को बढ़ावा देती हैं। ध्यान रखिएगा, गलतियां जो होती हैं ये पहचान होती है कि किन चीज़ों में जो है बच्चा गलतियां कर रहा है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। अत्यधिक बोलना जो है तनावग्रस्त नहीं होता। कभी कभी जब बच्चा ज़्यादा बोलता है ना, तो वो मतलब उस रूप में होता है कि उसको बोलने का एक तो अवसर मिल रहा है और वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहता है। तो जब आप बातों को एक्सप्रेस करते हैं ना, तो कई लोग खूब बातें बोलते हैं। अति क्रियाशीलता मतलब जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, हाइपर एक्टिविटी, तो ये सब तनाव वाला है। आक्रामक व्यवहार जो होता है वो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान होती है। कक्षा 5 के अमन जो है आमतौर पे अपना दिया हुआ होमवर्क का कार्य नहीं करता है। एक लड़का है जो अपना जो भी स्कूल से होमवर्क मिलता है वो नहीं करता है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? अब जब यार एक बार होमवर्क दिया, 2 बार दिया, 4 बार दिया, 10 बार दिया, वो महीने में जो है 4-10 बार जो है होमवर्क ही नहीं करके लाता है, तो इसका मतलब है कि उसकी कठिनाई का पता लगाना और उसके अनुसार कक्षा के कार्य को समायोजित करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इसका सबसे बेहतर सलाह ये होती है, देखो प्रैक्टिकल में जवाब दे रहा हूँ, पीटीएम जब क्लास होती है तो आप पेरेंट्स से बात करिए कि भाई, इसलिए मत बुलाइए कि आपका बच्चा काम नहीं करता, इसलिए बुलाइए कि जब महीने में एक बार पीटीएम होगी तो उनसे पेरेंट्स से बात करिए कि बच्चा होमवर्क क्यों नहीं करके लाता। तो पेरेंट्स कहेंगे भाई मैं तो बिजी रहता हूँ, मैं तो काम के लिए इतना फुर्सत ही नहीं मिल पाता, ये होता है वो होता है। तब वहाँ पे आपको चीज़ें पता चलेंगी, फिर उसी के अनुसार कक्षा के कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ठीक है, बच्चे को फिर बात करें, समझाएं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब बिल्कुल बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन था। खैर, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? रचनात्मक आकलन के संबंध में गलत बोध। तो रचनात्मक आकलन, जहां मैंने बार बार आपको बताया है कि यहाँ पे क्या होता है, तो 23वें का आंसर होगा, इसमें बच्चों की प्रगति की निगरानी होती है,
यहाँ पे बच्चों की सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है, यहाँ पे तुरंत गलत कर दूंगा मैं। अधिगम को सुदृढ़ जो है करने के लिए एक अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। तो रचनात्मक आकलन जो होता है ये बच्चे की सीखने में मदद करता है ना, गलतियों को सुधार करने में मदद करता है ना, स्वयं से कार्य करके सीखने में मदद करता है, स्वयं से उसको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड का संबंध से रिलेटेड कोई कार्य नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वत या पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। अब देखिए ज्वालामुखी पर्वत है। अब ये मैं आपको बता दूं कि सीटेट 2024 का जो है मुझे लगता है फर्स्ट पेपर जो है हुआ था, जो उसका है, फर्स्ट शिफ्ट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप चेक कर लीजिए। और जब मैं ऐसे क्वेश्चंस देता हूं तो आप लोग बिल्कुल नहीं देखते हो। आप में से कई बच्चे जो है समझदार होते हैं, तो वो सोचते हैं कि मुझे हर एक चीज़ देखनी है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो भी मैं दे रहा हूं, मैं एक एक प्रश्न आपको कराने का प्रयास करता हूं। और आप सोचते हैं कि ये तो जीएस का पोर्शन है, जीएस में थोड़ी ना ऐसे, भैया ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब जो बच्चा सिविल्स की या सरकारी नौकरी या पेट या यूपी ट्रिपल एससी या यूपीएससी पीएससी, ये सब जो है स्टेट पीसीएस जैसे छोटे मोटे बड़े एग्जाम देते रहते हैं, वो तो इन क्वेश्चन को तुरंत कर लेंगे कि भैया माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो का संबंध तो है तंजानिया से है, ठीक है, तंजानिया से है, और फ्यूजियामा का संबंध जापान देश से है, ठीक है। अल्प्स पर्वत जो है एक ज्वालामुखी पर्वत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए टिक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस टीचर के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के साथ के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक रहें ताकि वे अपनी देखभाल कर सके और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। कौन सा कदम जो है सबसे उपयुक्त लगता है। तो देखिए यहाँ पे बात, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है यौन उत्पीड़न का बच्चा शिकार ना हो। तो ऐसी कोई चीज़ एक्टिविटी करानी है हमको बच्चों को, ठीक है। तो छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला, मतलब जो है जूडो कराटो, इस तरीके की चीज़ें। भैया हमें बच्चों को यौन उत्पीड़न के संबंध में जो है जागरूक करना है, पता होना चाहिए ना यौन उत्पीड़न होता क्या है। अब आप क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के बच्चों को पता ही नहीं होता कि यौन उत्पीड़न क्या होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, कि आपको कहाँ पे हाथ रखना चाहिए, कहाँ पे हाथ नहीं रखना चाहिए। टीचर को भी पता होना चाहिए और आसपास के लोगों को भी पता होना चाहिए। कई बार बच्चों के साथ गलत दुर्व्यवहार इसीलिए होता है क्योंकि उनको नहीं पता होता है। उनको जब नहीं पता होता तो वो आवाज़ नहीं उठा पाते, वो मम्मी पापा को बता नहीं पाते कि क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जो है एक जो है वर्कशॉप करा दीजिए। तो गुड टच और बैड टच के बारे में पता होना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि गुड टच क्या होता है, जैसे सर पे हाथ रखना गुड टच है, चेस्ट पे हाथ रखना ये बैड टच है ना। गाल में पप्पी लेना ये गलत माना जाएगा, लेकिन सर पे जो है पप्पी लेना वो गुड टच है। इस तरीके से जो है किस करना जो है गुड टच और बैड टच में होगा। कहाँ पे हाथ नहीं रखना है, कहाँ पे रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में जो है पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग जो है किस लिए होता है। तो यहाँ पे 26 पे देखा आंसर क्या है। पाठ्यक्रम संबंधी जो क्रियाएं होती हैं वो शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं और प्रभावशाली बनाने का एक तरीका होता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा में बालकों को बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है तो इसका क्या उद्देश्य होता है। भाई जो होमवर्क होता है, होमवर्क बच्चों को इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी स्कूल में पढ़ाया गया है उसका रिवीजन कर सके। एक तो रिवीजन के उद्देश्य से दिया जाता है, दूसरा है घर जाएंगे तो कुछ जो है उस पर भाई उस जब रिवीजन घर जाएंगे तो होमवर्क मिलेगा तो उसको काम करेंगे। तो उनका एक तो पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं हटेगा, जो भी उन्होंने स्कूल में सीखा है उसका जो है जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे होमवर्क में, कॉपी में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए जो है ये किया जाता है, ना कि बच्चों को घर में व्यस्त रखने के लिए किया जाता है, या ना कि विद्यालय के स्तर को ऊंचा करने के लिए, दंड करने के लिए। ये
अधिगम प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के लिए किया जाता है। सुदृढ़ बनाने के लिए कैसे? जब भाई बच्चा घर में जाएगा, जो भी स्कूल में पढ़ाया उसको लर्न करेगा, याद करेगा, एक्टिविटी करेगा, सीखेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। व्यस्त रखना एक मूल उद्देश्य नहीं है, ये सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ऐसा कार्य किया जाता है। ठीक है। कहानी सपेरों के प्रकरण पढ़ाते समय टीचर सांपों के संदर्भ में कुछ कथन के रूप में जो है प्रस्तुत करती है। तो भैया सांप के संदर्भ में पता होना चाहिए कि भारत में, हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। इन चारों के नाम है नाग, करेत, दुबोइया और अफराई। ठीक है। सांप के काटने की दवा जो है उसकी के जो है जहर से बनाई जाती है, जिसे हम सीरम कहते हैं। उस सीरम को जो है सांप के जहर से बनाई जाती है। तो ये सभी यहाँ पे कथन सही मालूम पड़ते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी जो है रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? किसी टॉपिक को पढ़ाते समय पूछताछ के संबंध को बढ़ावा देती है। तो आपने मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाया है, तो क्या करेंगे कि भाई जब कोई टॉपिक पढ़ाया है तो फिर उसके बाद आप बच्चों से कहेंगे कि चलिए इस टॉपिक के संबंध में आप लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछिए। तो इससे क्या होगा? एक तो बच्चों में सहभागिता का बढ़ावा मिलता है। ये शब्द आप बहुत अच्छे तरीके से रट लीजिए, सहभागिता। इससे बच्चों में चिंतन क्षमता बढ़ेगी। भाई सोचेंगे ना कि भोजन थीम में क्या क्वेश्चन पूछूं, तो चिंतन क्षमता। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब क्या दूं, ये भी चिंतन क्षमता। दूसरा, इससे क्या होता है, बच्चे जो है रचनात्मक प्रश्न पूछ पाते हैं। सबके अलग अलग प्रश्न होंगे, खोज क्रियाओं वाले प्रश्न होंगे। तो जब रचनात्मक पूछेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे को अधिक बोलने का मौका मिलेगा। भाई किसी ने पूछा कि तुम्हारा भोजन, फेवरेट भोजन क्या है, तो कोई कहेगा मेरा पिज़्ज़ा है ना। तो दूसरा बच्चा कहेगा पिज़्ज़ा के अलावा क्या भोजन अच्छा आपको लगता है, को कहेगा चाउमीन। बच्चों के तरीके का जवाब है। वो दाल रोटी चावल तो बोलेगा नहीं, है ना, तरोई की सब्जी तो बोलेगा नहीं। वो वही बोलेगा कि भैया मुझे पिज़्ज़ा बर्गर अच्छा लगता है ना। कोई बोलेगा आपने ये वाला खाया है कभी, आपने ये चीज़ खाई है, तो कहेगा ये क्या होता है। तो ये होता है यहाँ पे बच्चों के क्या है कि रचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे बच्चों के जो है अधिक बोलने का अवसर मिलेगा, वोकैबुलरी डेवलप होती है, तो एक दूसरे की भाषा जो है सीखने का मौका मिलेगा, कुछ शब्दावलियाँ भी मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो है आंसर, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। आंसर हो गया ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा मुझे तर्कसंगत आंसर लगता है। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, पक्षियों की एक ऐसी प्रजाति ऐसी है जिसका जो है नर पक्षी सुंदर घोंसले बनाता है। यहाँ पे ज़्यादातर आपने देखा होगा जो है मादा पक्षी जो है सुंदर घोंसले बनाती हैं, लेकिन यहाँ पे नर पक्षी घोंसला बना रहा होता है। अब मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है, और फिर उसमें अंडे देती है। तो ये किस प्रकार की स्पीसीज का नाम है? देखिए, बर्ड्स से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट जो है बनाया। इतने बर्ड से रिलेटेड किसी के यहाँ नहीं क्वेश्चन मिलेंगे, किसी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेंगे, जितने डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कराया है। 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था घोंसले के, लटकते हुए घोंसले के संबंध में। मैंने जो है वो टॉपिक को कवर करने के लिए कम से कम 4 जो है चिड़ियाओं के नाम दिए थे कि ये चिड़ियाँ हैं जो घोंसले बनाती हैं लटकता हुआ, है ना। और क्वेश्चन वही आपसे पूछा गया था। तो कई बच्चे जो है क्वेश्चन गलत किए थे, यहाँ तक कि कुछ जो है किताबों में जो उत्तर दिए गए थे वहाँ पे भी गलत था। तो इस तरीके से आपको मैंने यहाँ पे बर्ड्स से रिलेटेड टॉपिक बनाया, उसको देखिए। यहाँ पे जो आंसर हो गया वो है वीवर पक्षी। ठीक है, इसको कहते हैं बायां पक्षी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको डेली जो है इसी प्रकार से जो है वीडियोस, पेपर्स जो है, थ्योरी पेपर्स जो है, नोट्स, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ झटपट से जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।